फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत यानी कि एंशियन इंडिया के एक टॉपिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि आपको नोट्स बनाने में इस टॉपिक पर काफ़ी हेल्पफुल होगा वीडियो। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस टॉपिक पर आज हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है भूमिका। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो बरसों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे, यानी कि नहीं जानते थे लगभग 20वीं सदी तक, ठीक है। कि मतलब ऐसी प्रकार की कोई सभ्यता भी थी भारत में। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण यानी कि 326 ईस्वी पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी जो हैं, इन्होंने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पूरा वस्तुएं प्राप्त कर ली और यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में से सबसे विकसित सभ्यता थी। मतलब क्या हुआ कि पहले लोग जो विद्वान थे वो मानते थे कि भारत में जो सिकंदर था, जो सिकंदर के द्वारा जो आक्रमण किया गया था भारत में, उससे पहले भारत में कोई भी प्रकार की सभ्यता नहीं थी। लेकिन जब ये दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने जब खोज कर ली पुरातत्वों के माध्यम से कि भारत में पूर्व में भी सिकंदर के आक्रमण से पूर्व में भी एक सभ्यता थी जो कि सबसे विकसित, उस समय की सबसे विकसित सभ्यताओं में से सबसे विकसित वही थी। कौन सी? हड़प्पा जो सभ्यता थी वो सबसे विकसित सभ्यता थी, ठीक है, भारत में जो कि हुई थी। इसके बाद इसमें कालांतर में सर जॉन मार्शल और माधव स्वरूप वत्स के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यानी कि जो आसपास का क्षेत्र था सिंधु नदी के, वहाँ पर ये सभ्यता चूँकि मिली थी, तो इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता, और जो हड़प्पा स्थल है वहाँ का, जो आजकल वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा स्थल होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया, ठीक है। इसमें नामकरण कैसे दिया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष जो हैं मिले हैं, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इसका इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता का नाम देना उचित मानते हैं। यानी कि क्या था कि जो कि ये सिंधु घाटी जो नदी है, सिंधु नदी है, उसके आसपास इन क्षेत्रों की खुदाई हुई थी। तो पहले तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि प्रमुख रूप से हड़प्पा क्षेत्र में ही खुदाई हुई थी और वहीं पे सभ्यता की जानकारी मिली थी। लेकिन जब धीरे धीरे व्यापक रूप से कई और क्षेत्र में जब इन क्षेत्रों का विस्तार देखने को मिला, तो उसके बावजूद भी व्यापक जो क्षेत्र में खोज होने के बावजूद हड़प्पा सभ्यता ही इसको नाम दिया, क्योंकि जो सबसे प्रारंभ में प्रमुख केंद्र जो था हड़प्पा ही था जहां पर खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता का नाम देना उचित समझा विद्वानों ने। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्र प्रसार काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी था। किसका? जो ये जो आपने सभ्यता देखी, इसका विस्तार पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक भी था, ठीक है। और सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा यानी कि जम्मू में जो आता है से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुत काटगेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि मेरठ में तक था, ठीक है। इसके बाद वह उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर तक लगभग विस्तृत थी ये सभ्यता, तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। और अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। कहाँ, किससे रिलेटेड? हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। अब ये जो सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी, तो ये कहाँ कहाँ से कहाँ फैली थी? तो
पश्चिम सीमा से लेकर पूर्व सीमा तक देख सकते हैं आपके पश्चिम बलूचिस्तान वाला इलाका जो आजकल पाकिस्तान में, वहाँ से लेके उत्तर प्रदेश जो भारत में है आलमगीरपुर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और ऊपर उत्तर से दक्षिण में ये जम्मू कश्मीर के मांडा से दैमाबाद महाराष्ट्र तक इसके जो है प्रमाण देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी कि बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी जो उस समय पर जो भारत में देखने को मिलती थी, ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में भी थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया, जिसका सैंधव या फिर सिंधु जो भी आप कह सकते हैं, दोनों कहा जाता है, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया, ठीक है, जो कि आजकल पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है हड़प्पा। और सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसके बाद सन जॉन मार्शल के निर्देश में राखल दास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब की गई, 1922 में की गई। और रेडियो कार्बन जो है 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है माना जाता है। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में, यानी कि जो बहुत ही डेवलप कंडीशन में ये थी। और नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी। अब कुछ ऐसे सोर्स भी जो मिल रहे हैं, ऐसे तथ्य मिल रहे हैं वहाँ पर जो नए जिससे पता चलता है कि ये काफ़ी 8000 वर्ष साल पुरानी सभ्यता है, यानी कि मतलब बहुत काफ़ी पहले से ये चल रही थी सभ्यता, ठीक है ना। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत जो है उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है और सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। कौन कौन सी? भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन तथा मंगोलाइड। इसके बाद सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग कहाँ रहते थे? तो जब कभी मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग, मतलब या तो फिर ऐसा पूछा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के लोग ज़्यादातर रहते थे, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के, ठीक है। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो पर्यावरण के अनुकूल थी और इसका अद्भुत नगर नियोजन, जो नगर को बनाने का जो डेवलप करने का तरीका था, और जल निकासी प्रणाली उस समय पे भी लगभग 4 से 5000 साल 6000 साल पहले भी उस समय पर जो इनके द्वारा नगर नियोजन किया गया था, जिस प्रकार से डेवलप किया गया था एक शहर के रूप में उस सभ्यता को, और प्लस जल निकासी की जो प्रणाली थी उस टाइम पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। और उसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो उसका नगर नियोजन, ठीक है। इसके बाद सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे, और लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इनमें शासक वर्ग निवास करता था, तथा दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी और जो है शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक रहते थे। और फिर है अगला पॉइंट, सड़कों के किनारों की नालियां ऊपर से ढकी होती थीं और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। अब आप ये देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उस टाइम पे, आज से लगभग 5 से 6000 वर्ष पहले, जब हम जैसे कि ग्रामीण के बारे में भी इतना नहीं सोच सकते हैं डेवलप, लेकिन उस समय आज से लगभग 5-6 हज़ार साल पहले तक मुख्य वहाँ की जो नालियाँ थीं या फिर सड़कें थी वो 90 डिग्री पर समकोण में कटी होती थी, और नालियाँ जो है पूरी ढकी हुई होती थी ताकि उसमें से गंदगी ना, मतलब उसमें महक ना आए, या फिर जो है
नालियों का पूरे सभी घरों की नालियाँ जो है कनेक्टेड थी मुख्य नालियों से। मतलब इतनी अच्छी तरीके से उस टाइम पे इनके द्वारा ये डेवलप किया गया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा चीज़ें। और फिर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो कालीबंगा और रंगपुर जो क्षेत्र हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, उन दो जगहों को छोड़कर बाकी जगह में घर वगैरह या नगर नियोजन, जो नगर योजना बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो है पक्की ईंटों का यूज किया जाता था, ठीक है ना, उस समय पे। इसके बाद आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता है और अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। मतलब एक आंगन, एक रसोई घर होता था और कुओं के अवशेष भी ज़्यादातर घरों में मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों एवं पशु दस्युओं से बचाना था। यानी कि बड़े बड़े दीवारों के माध्यम से किलेबंदी कर दी जाती थी पूरे नगर की, ताकि जो है बाहरी लोग, नगर चोर जो हैं या लुटेरे, किसी प्रकार से उसमें क्या क्या आक्रमण न कर सके वहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यानी कि जो मोहनजोदड़ो था हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान, जिसमें विशाल स्नानागार यानी कि नहाने के लिए जो एक विशाल एक प्रकार से जगह बनाई गई थी, वो बहुत अद्भुत निर्माण है उस सभ्यता का। और अन्नागार यानी कि अन्न रखने का जो स्थान था, तो वो सबसे बहुत बड़ी इमारत, उस समय की सबसे बड़ी इमारत वही हुआ करती थी, अन्नागार, जहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता था। इसके बाद घरों के दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की ओर खुलती थीं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4/2/1 यानी कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात इस अनुपात में रहता था। 4:2:1 के अनुपात में इनकी ईंटें ज़्यादा प्रचलित थी उस समय पर, जो है बनाने के लिए, क्या, घर वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पर जो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की जो है अपवाद था, जिसमें मुख्य दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, तो वो कौन सा बाधित क्षेत्र है, तो वो है लोथल, ठीक है ना। बाकी जो है गलियों की ओर खुलते थे बाकी जगहों के दरवाजे, ठीक है। इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके प्रमुख स्थलों के बारे में हम देख लेते हैं, जो ज़्यादातर जो है एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में ही की गई थी। वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है ये, ठीक है ना, सिंधु जो हड़प्पा क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, किसको, हड़प्पा को। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। यानी कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो दो स्थल थे, तो स्टुअर्ट पिगट ने जो है क्या कहा है, एक बहुत बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ऐसा किसने कहा, तो स्टुअर्ट पिगट ने। तो ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर में पूछ सकता है कि ये सेंटेंस या फिर ये वाक्य किसने कहा है, जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसकी सिंधी भाषा में अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है, और यह सिंध पाकिस्तान का जो अभी सिंध प्रांत है कि लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। यानी कि जो यहाँ की मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था थी, वो वहाँ पे कोई राजा शासन नहीं करता था, बल्कि लोग ही आपस में शासन करते थे, एक दूसरे के मिलके वो करते थे अपनी शासन। ऐसा जानकारी उस खोज मतलब कि प्राप्त हुई है सोर्स से, ठीक है ना। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना हुआ है। और चौथा पॉइंट है तावे व टिन को मिलाकर हड़प्पा वासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रवी मोम विधि से बनी है।
तो क्या है कि जो तांबे और टीन को मिलाकर जो कांसे का निर्माण वगैरह, इन लोगों को उस टाइम पे आप देखेंगे कि इतना 6 हज़ार साल पहले इन लोगों के पास इतनी टेक्निक थी, इतनी जानकारी चीज़ों की हुआ करती थी कि ये चीज़ों को मिक्स करके, सोचिए तांबे और टीन वगैरह को उस समय पे खोज हो चुकी थी तांबे वगैरह की, तो मिलाकर एक कांसे का निर्माण किया था। इनकी टेक्निक उस समय पे देखने योग्य बनती है कि इतना पुराने समय पर भी लोग कितना ज़्यादा ये लोग एक्सपर्ट थे इन चीज़ों के मामले में, और ये लोग तांबे तक की खोज उस समय पे कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद है चहुदड़ो। चहुदड़ो जो है ये जगह है, यह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा यह उत्खनन करवाया गया। इसकी खोज यानी कि चहुदड़ो की खोज किसने की? तो एन गोपाल मजूमदार ने की थी। ठीक है, और चहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, और चहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चहुदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है, यानी इसमें क्या है, चहुदड़ो जो जगह है वहाँ पर हड़प्पा काल से, हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है कि उससे पहले के समय की चीज़ों की जानकारी मिली है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा जाए, इसी में पता चल रहा है धीरे धीरे कि काफ़ी लंबे समय से हड़प्पा सभ्यता जो है अस्तित्व में थी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो है इसमें चीज़ें का खोज होती गई, तो उससे पता चलता गया कि काफ़ी पुराने समय से ये चली आ रही थी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद जो है ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था, यानी कि किलोवाट जो होता है। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। ठीक है, तो क्या है कि जो चहुदड़ो इलाका है वहाँ पर मनका बनाने का जो खोज है वहाँ पर की गई है। ठीक है, मनका यानी कि जैसे जो चूड़ियाँ वगैरह बनाने का वो चीज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पर उसकी खोज कारखाना मिला है। किसने खोजा था? तो अर्नेस्ट मैके ने खोज की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि मनका बनाने का कारखाना हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो वो चहुदड़ो है। ठीक है, इसके बाद है लोथल। लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 ईस्वी में की थी। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था, और लोथल में नगर के 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। तो लोथल जो है काफ़ी फेमस इलाका है जो अपने भारत के गुजरात में है आज वर्तमान में। ठीक है, और इसकी खोज किसने के द्वारा की थी? तो SR राव के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर जो एक प्रमुख ये बंदरगाह था, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल जो है व्यापार का प्रमुख स्थल था। ठीक है, इसके बाद है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, और यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। और मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो किसको शामिल किया है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राखीगढ़ी जो है वो किस भारत के किस राज्य में है वर्तमान में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है कालीवंगा। कालीवंगा जो है यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है, और कालीवंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी तथा 1961 ईस्वी में बीवी लाल और बीवी के थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई इस क्षेत्र में, कालीवंगा वाले। ठीक है, और राजस्थान के गंगानगर जिले में। और इसके बाद यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। और कालीवंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। किसमें? कालीवंगा में। ठीक है, इसके बाद है बनावली। बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पूरा स्थल की खोज 1973 ईस्वी में RS विष्ट ने की थी, और इस स्थल से कालीवंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। तो बनावली भी वो एक क्षेत्र था जिसमें हड़प्पा काल के समय की जो संस्कृति थी उस समय के, और हड़प्पा से पूर्व की जो संस्कृतियाँ थी उस समय के भी साक्ष्य मिले हैं बनावली से। इसके बाद यह जल निकास प्रणाली का अभाव था, यानी कि यहाँ पर जो बनावली जो इलाका है
तो इसमें जो है जल निकास प्रणाली, जो कि हड़प्पा सभ्यता की जो एक प्रमुख विशेषता थी, यहाँ अभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर ये डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था बनावली में, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। मिट्टी का बना हल मिला हुआ है कहाँ से? तो बनावली से। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके बाद है बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है, ठीक है। तो यहाँ से देखने को ये मिलेगा कि अधिक मात्रा में जौ मिला है, तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है और इसकी खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। और यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और धौलावीरे के निवासी जो है जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। तो जो जल संरक्षण की तकनीक जो है कहाँ पर देखने की प्रमुख रूप से मिली है हड़प्पा सभ्यता में? तो धौलावीरा में देखने को मिली है। और नगर जो है 3 भागों में विभाजित था। यहाँ पर कौन कौन से भाग? दुर्गा भाग, मध्यम नगर और निचला जो है नगर, यानी कि दुर्ग भाग जो है, दुर्ग बड़े बड़े होते थे, वो इलाका देखने को यहाँ पर मिलता था। इसके बाद मध्यम नगर जो थोड़े बीच में ही स्थापित किए जाते थे, ना ज़्यादा ऊंचाई पे ज़्यादा न निचाई पे, ठीक है। और निचला नगर जो काफ़ी निचले इलाके पे बसा हुआ था। इसके बाद धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। खेल का मैदान जो है जिसे कहते हैं स्टेडियम आज के समय में आप जानते हैं, तो एकमात्र इसका जो है अवशेष कहाँ से मिले हैं होने के? तो स्टेडियम के होने की धौलावीरा से ही जानकारी मिली है। पूरी हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ यहीं से जो है स्टेडियम के होने की वो जो है पता चला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है हड़प्पा से रिलेटेड जितने भी स्थल हैं उनकी खोज किनके द्वारा की गई थी और ये किन नदियों के जो है किनारे जो है बसे हुए हैं, ठीक है, हड़प्पा स्थल, उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। और उसकी वर्तमान स्थिति, वो आज किस जगह पर स्थित है, उसको भी अब देखेंगे। तो जैसे पहला स्थल है हड़प्पा, जो कि नदियों के नाम जो हैं कहाँ पे बसा था ये? तो रावी नदी के आसपास ये क्षेत्र प्राप्त हुआ है, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में, ठीक है। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा क्षेत्र था और इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और सिंध प्रांत के लरकाना जिले के, जो पाकिस्तान में अभी है, वहाँ पर ये स्थित है। इसके बाद चहुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था, जो कि अर्नेस्ट मैके के द्वारा खोजा गया था। जो ये भी क्या है? चहुदड़ो भी पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत में। इसके बाद है कालीवंगा। ये घग्घर में है, घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है और बीवी लाल और बी के थापर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले यानी कि इंडिया में है, ठीक है। इसके बाद कोट डीजी, जो कि सिंधु नदी के ही आसपास क्षेत्र में बसा था। फजल अहमद खान ने इसकी खोज की और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो आज वर्तमान में स्थित है। इसके बाद है रंगपुर। रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे स्थित है क्षेत्र है और SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई और ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है आज वर्तमान में। इसके बाद रोपड़। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है और जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी और पंजाब के रोपड़ ज़िले में ये स्थित है। इसके बाद है लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित क्षेत्र था और SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई और गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में ये वर्तमान में स्थित है। इसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित क्षेत्र है और खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी और उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में ये स्थित है वर्तमान में। इसके बाद है सुतकांडेगोर। ये जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज किसने की? तो ऑरेल स्टेइन ने की थी और पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे ये स्थित है। इसके बाद है बनावली। बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित क्षेत्र है। RS बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी और हरियाणा के फतेहाबाद जिला में ये आज वर्तमान में स्थित है। इसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा जो की खोज किसने की? JP जोशी और RS बिष्ट ने और ये गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है, ठीक है। इसके बाद है सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएँ, यानी कि सैंधव जो सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता थी उससे प्राप्त जो अवशेष और वस्तुएं किस किस क्षेत्र से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसके बारे में इसमें देख लेते हैं। तो इसमें है हड़प्पा। हड़प्पा जो है कब्रिस्तान, R37 समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा,
जो है गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना इत्यादि हड़प्पा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रांक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए साक्ष्य और गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, ये सभी चीज़ें जो हैं, और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो में ही, और मिट्टी का तराजू भी मोहनजोदड़ो वाले क्षेत्र में ही मिला है। ठीक है। इसके बाद चहुंदड़ो से क्या क्या मिला है, तो अलंकृत हाथी, बक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि जो है चहुंदड़ो से मिले हुए हैं। इसके बाद है कालीवंगा। कालीवंगा से क्या क्या मिला है, तो आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलवट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने, ये सभी चीज़ें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद लोथल। लोथल से जो कि एक प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का, तो यहाँ से एक बंदरगाह, धान बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, और जो है तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र जो है लोथल वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसके बाद है सुरकोटदा। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह आदि प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है बनावली। बनावली जो है हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बाड़ाग्र आदि यहाँ से मिले हैं। इसके बाद है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन जो है हड़प्पा सभ्यता के, कि उस टाइम के लोग कैसे सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे उसके बारे में देखते हैं। तो सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी, यानी कि परिवार जो है समाज की, उस टाइम के सामाजिक जीवन की समाज की इकाई हुआ करती थी। लोग पारिवारिक रूप से ही रहा करते थे जनरली। मातृ देवी की पूजा। बुहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था, यानी कि वहाँ पर जो सत्ता का केंद्र थी महिलाएं हुआ करती थी। जैसे पितृ सत्तात्मक समाज ना हो करके मातृ सत्तात्मक समाज था वहाँ पर उस टाइम पे। ठीक है। इसके बाद समाज में विद्वान, पुरोहित यानी कि जिसे कहते हैं योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी, और आवासों की संरचना जो है समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। यानी कि जो आर्थिक विषमता, यानी कि उस समय पे कुछ बड़े कुछ छोटे मकान हुआ करते थे, तो इससे वहाँ उस समय पे भी समझ में आता है कि कुछ लोग धनी रहे होंगे, कुछ कम धनी रहे होंगे। जैसे कि आज चलता है कि मिडिल वर्ग, लो वर्ग, ऐसे करके 2-3 लेवल पर, तो उस टाइम पर भी ये देखने को मिलता है। जिस कैसे समझ में आता है, जैसे जैसे उसमें आवासों की संरचनाएं बनी थी उस हिसाब से। ठीक है ना। इसके बाद हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे, और स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूसा भी मिली है, और चहुंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। फिर है अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे उस टाइम पे। ठीक है। और इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन भी करते थे। और इसके बाद यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़, पासा खेलते थे। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी चलन था। इसके बाद यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। इसके बाद सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे, यानी कि उस टाइम की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर युद्ध लोग पसंद नहीं करते थे, और शांति प्रिय रहना वो ज़्यादा अच्छा लगता था उन लोगों को। ठीक है। इसके बाद श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है, यानी कि उस टाइम के जो श्रमिक होते थे उनकी स्थिति जो जैसी रही होगी उसका आकलन किया गया, किसके द्वारा, व्हीलर के द्वारा। तो व्हीलर ने क्या कहा कि स्थिति का आकलन किया, तो कि उस टाइम पर हड़प्पा सभ्यता समय में जो दास प्रथा शायद प्रचलित रही होगी, ऐसा उनके आकलन में कहा गया है उनके द्वारा। ठीक है। इसके बाद राजनीतिक जीवन जो है, राजनीतिक जीवन कैसा था उस टाइम पे, तो राजनीतिक जीवन देखने को कैसे है देखते हैं। तो हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है उस टाइम का, या स्पष्ट प्रमाण उस समय पे नहीं है कि क्या कैसे रहा होगा। लेकिन चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी बड़ी तथा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो वह क्या है कि हड़प्पा के समय में जो व्यापार वगैरह अधिक देखने को मिलता है, उसके साक्ष्य वगैरह, तो इससे समझ में आता है कि उस समय व्यापारी वर्ग की और जो बड़ी वर्ग थे उनकी भूमिका रही होगी राजनीति में। ठीक है। और इसके बाद
बाद है हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना हो करके जनतंत्रात्मक था। ठीक है। इसके बाद जो है व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शासन हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना हो करके जनतंत्रात्मक था। यानी कि उस समय पर जो हंटर ने क्या कहा है कि मोहनजोदड़ो में जो शासन था वो मतलब वहाँ पे राजा वगैरह ना हो करके लोगों के द्वारा ही आपस में शासन चलाया जाता था। यानी कि लोग ही आपस में जो है एक प्रकार से शासक वर्ग थे, खुद ही वहाँ पर चीज़ों को संभालते थे। ठीक है ना, और कोई राजा नहीं हुआ करता था। और उसी तरह से व्हीलर ने क्या कहा है, तो व्हीलर ने कहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। यानी कि व्हीलर क्या कहते हैं इसके संबंध में, शासन के संबंध में, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में, कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन चाहते थे। यानी कि मध्य वर्ग के लोग ही जो आपस में लोग थे वो शासन करते थे वहाँ पर। ठीक है, मतलब आपस में ही वो लोग एक प्रकार से मुखिया किसी को नहीं बनाते थे, ऐसा देखने को उस समय पे मिलता है। और वहाँ पर धर्म की महत्ता देखने को मिली है, किसमें, सिंधु सभ्यता में। ऐसा किसका कहना है, व्हीलर का कहना है। ठीक है। इसके बाद है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन जो है सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण जो है, आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे तो सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। अतः इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। और सैंधव सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। ठीक है। इसके बाद सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जो हैं लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन आदि थे। यानी कि सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह जो थे उस समय पर, तो क्या कौन कौन से थे, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, ये सभी जो उस समय के बंदरगाह थे। ठीक है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। इसके बाद इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता को लोगों को दिया जाता है। इसके बाद यूनानियों ने इसे सिंडन या सिडोन नाम दिया गया है। वे लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। कौन, सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है। और इसके बाद है यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न क्या हुआ करती थी, तो गेहूँ तथा जौ। यानी कि गेहूँ जो है इतने हजार साल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। उस टाइम के सभ्यता के लोग भी गेहूँ वगैरह के बारे में जानते थे। ठीक है। इसके बाद कृषि कार्य हेतु प्रस्तर या पत्थर जिसे कहते हैं एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फॉल नहीं मिला है। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का उस समय पे प्रयोग करते रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है। इसके बाद सैंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी और इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बसाए गए थे, क्योंकि बाहरी क्षेत्रों से लाया जाता था चीज़ों को, तो उसमें अन्नागार जो है नदियों के किनारे स्टोर करके सामान को, जो आते थे बाहरी क्षेत्रों से, अन्नागार यानी कि जो राशन वगैरह इकट्ठा करके जहाँ पर रखा जाता था वो नदियों के किनारे बसाए जाते थे, ताकि वो दूसरे क्षेत्रों से जो है बंदरगाहों पर स्थित हो, नदियों पे आए चीज़ें और वहाँ पर स्टोर करके उसे रखा जा सके। ठीक है। इसके बाद कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी इस क्षेत्र में विकास हुआ था इस समय पर, और कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी उस समय पर। और पशुओं में कुंवड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर व कुत्ते आदि के होने का अनुमान है उस समय पे। ठीक है। इसके बाद है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा कैसा था उस टाइम पे, तो धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो सैंधव निवासी जो थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो ईश्वर की पूजा मानव वृक्ष एवं पशु तीनों रूप में करते थे। ठीक है। और इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे और तावीज़ों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मुहरें जैसे चहुदड़ों में पर बलि प्रथा के दृश्य भी अंकित होने पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उस समय पे जो है बलि प्रथा का भी प्रचलन थी। ठीक है। और इसके बाद जो है ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशु,
पक्षी, सांप इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता होगा उस समय पे, ठीक है। स्नानागार जो कि विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, तो वहाँ पर संभवतः ये अनुमान लगाया गया है कि जब कोई बड़ा अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता रहा होगा या सूर्य पूजा में, उस समय पर स्नानागार का यूज किया जाता होगा। जैसे कि आजकल आप देखेंगे कि छठी का जो समय है, जो छठ होती है, तो उस समय पर तालाबों में लोग जाकर के नहाने का या डूब के पूजा करते हैं वहाँ पर। तो उसी समय किसी अनुमान ऐसे ही लगाया गया कि उस समय पे भी ऐसा कोई अनुष्ठान होता रहा होगा जिसमें ये विशाल स्नानागार का प्रयोग होता रहा होगा, ठीक है। इसके बाद कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी और स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। इसके बाद है सैंधव सभ्यता। जो सैंधववासी है पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान एवं कलश समाधान। इसके बाद इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यावहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है। इसके बाद हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है जो कि उर्वरता की देवी का प्रतीक है, ठीक है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु सभ्यता जो है वो इतनी डेवलप्ड जो सभ्यता थी, उसका पतन कैसे हो गया, वो आज क्यों मतलब विलुप्त हो गई, उसके बारे में देखते हैं कि क्या जो है देखने को उसके बारे में क्या अनुमान लगाया जाता है कि क्यों विलुप्त हो गई। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतनोन्मुखी रही और अंततः द्वितीय सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। और पतन से संबंधित विद्वानों के द्वारा कुछ मत दिए गए हैं, जो है वो क्या क्या है कि क्यों पतन हो गया, तो वो विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहला है गर्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर। तो ये इनके द्वारा क्या बताया गया कि पतन का कारण तो बाह्य या आर्यों का आक्रमण, यानी कि जो आर्य उस समय पर बाद में आए वैदिक सभ्यता में, तो उनके द्वारा जो आक्रमण किया गया उसके कारण से ये सभ्यता नष्ट हो गई, हड़प्पा सभ्यता। ऐसा किसका कहना है? गर्डन, चाइल्ड और व्हीलर का। इसके बाद जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके एवं SR राव के द्वारा क्या बताया गया कि बाढ़ आने के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता उस समय समाप्त हो गई। इसके बाद RL स्टेइन और अमलानंद घोष ने क्या कहा कि उस समय का जो जलवायु परिवर्तन हुआ था उसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। फिर MR साहनी के द्वारा बताया गया कि भूतत्विक परिवर्तन हुआ था, कि ज़मीन में या पृथ्वी में कुछ परिवर्तन हुआ जिसके कारण वो समाप्त हो गई। इसके बाद है जॉन मार्शल के द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक शिथिलता थी उस समय पे, ठीक है। प्रशासनिक जो है अच्छे तरीके से नहीं चल पाया, जिस कारण से लोग आपस में झगड़ बगड़ के वो करके समाप्त कर लिए, सभ्यता समाप्त हो गई। ऐसा कहना किसका? जॉन मार्शल। इसके बाद KUR कैनेडी जो हैं, इनके द्वारा क्या बताया गया कि कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी उस समय पे, मलेरिया महामारी, जिसके कारण से ये सभ्यता समाप्त हो गई। इसके बाद सैंधव सभ्यता की देन क्या है, मतलब हमारे जो आज के जो हमारा जीवन है आज के समय में सैंधव सभ्यता ने की क्या देन है हमारे लिए। तो सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रहीं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक, चक्र आदि प्रतीक के रूप में तावीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, अवशेषों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मुहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, ये सभी चीज़ें आप देखेंगे कि उस समय पर प्रचलित थी, लेकिन वो आज के समय पे भी आप देखेंगे कि वो आज के टाइम पर भी ये देखने को ये चीज़ें सभी मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से में हुआ, यानी कि जो नगरीय जीवन या सबसे डेवलप सभ्यता उस समय पर थी हड़प्पा सभ्यता, उसमें नगरीय जीवन देखने को मिलता है, जो कि उस टाइम की किसी भी सभ्यताओं में देखने को इतना उन्नत विकास नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं कि जो सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी वो काफ़ी सबसे ज़्यादा उस टाइम की डेवलप सभ्यताओं में से एक थी, या फिर सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, ठीक है।
तो इस प्रकार से आज के द्वारा हमने वीडियो में देखा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड के जो भी चीज़ें हैं या उससे रिलेटेड नोट बनाने में जो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं चीज़ें, वो इस वीडियो में बताया गया है। तो आज प्राचीन भारत के एक टॉपिक जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उस पर भी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, ताकि एक एक करके हम प्राचीन भारत हो या फिर मध्यकालीन भारत या फिर आधुनिक भारत, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उस पर हम एक एक वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे, ताकि उससे रिलेटेड आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हो, ताकि एग्ज़ाम्स में आप उससे अच्छे तरीके से उसके नोट्स तैयार करके पढ़ सकें और एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक पर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।